हेलो व्यूवर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे, अपनी सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम इकोनॉमिक्स जो एनसीईआरटी की बुक है 11th क्लास के, उसका चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले इसी चैप्टर का एक पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, तो आई होप आपने उसे देख लिया होगा। आज हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बिना देरी किए और बिना वक्त गवाए आज का हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 11 की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक चैप्टर 7 पार्ट 2। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा दूं कि पहले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले चैप्टर में सबसे पहले हमने ये पढ़ा जीडीपी क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कि रोजगार क्या होता है, श्रमिक यानी वर्कर लेबर मजदूर कौन होते हैं, तथा नियमित मजदूर अनियमित मजदूर को भी हमने पढ़ा था, तथा एक डेटा भी देखा था जिसमें हमने यह डिस्कस करा था कि हमारी जनसंख्या का कितने परसेंट लोग कार्य में लगे हुए हैं, तथा कितने परसेंट उन कार्यों में लगे हुए पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत क्या है। ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और हम इस पार्ट में यह पढ़ने वाले हैं कि आगे का जो चैप्टर है इसमें जो टॉपिक दिया गया है फार्मों, कारखानों तथा कार्यालयों में रोजगार की। बहुत सारे लोग देखिए, जो हमारे देश के श्रमिक है वो बहुत सारे कार्यों में कार्य करते हैं। कुछ फार्म में करते हैं, कुछ कारखानों में करते हैं, कुछ कृषि करते हैं, कुछ का खुद का रोजगार है। तो उनको वर्क प्लेस के यानी वर्ग के आधार पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। तो उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं कि कितने लोग फार्म में काम करते हैं, कितने लोग कारखाने में, तथा कितने लोग कार्यालय में करते हैं। देखिए, देश के अधिक आर्थिक विकास क्रम में श्रम शक्ति का कृषि तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों से उद्योगों और सेवाओं की ओर प्रवाह होता है। इसी प्रक्रिया में मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवासन करते धीरे धीरे उद्योग भी सकल रोजगार में अपना अंश खोने लगते हैं। इसमें यह बात कही गई है कि किस जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम कि अर्थव्यवस्था की रीढ़, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो है कृषि। क्योंकि हमारी आज भी 60 to 70% जो पॉपुलेशन है आज भी कृषि कार्यों में लगी हुई है, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। देखिए, किसी भी उद्योग को, किसी भी अर्थव्यवस्था को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उसका कच्चे माल के रूप में, जो प्राकृतिक साधन है उसे हम कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे हमारा कृषि कार्य होगा, सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है प्राथमिक क्षेत्र का, कृषि कार्य। और द्वितीयक क्षेत्र क्या है? द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें हम कच्चे माल का उपयोग करके एक अन्य वस्तु बनाते। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमने खेती करी, खेती से कपास उगाया, कपास से हमने कॉटन निकाला और कॉटन का उपयोग करके हमने कपड़ा बनाया। तो जो हमने कॉटन का उपयोग करके फैक्ट्री में, उद्योगों में कपड़ा बनाया, यह हमारा द्वितीयक क्षेत्र है। और तृतीयक क्षेत्र क्या है? तृतीयक क्षेत्र में हम सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें किसी चीज़ का उत्पादन तो नहीं होता, लेकिन उसमें हम अपनी सेवा, अपना वर्क, अपनी मजदूरी में योगदान में देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब कॉटन भी हमें मिल गया, हमने कपड़ा भी बना लिया। अब उस बने हुए कपड़े को हमें बाज़ार में बेचने जाना, तो बाज़ार में ले जाने के लिए हमें वाहन, गाड़ी की आवश्यकता होगी। और उसी जो ड्राइवर, जो गाड़ी वाला अपने बने हुए प्रोडक्ट को बाजार में गाड़ी के माध्यम से ले जाता है, उसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा, या आपने इसी सीरीज के पहले दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र।
और इसमें यही एक डेटा दिया गया है, भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत प्राथमिक क्षेत्र है। जैसे कि मैंने आपको द्वितीय क्षेत्र केवल 24% और लगभग श्रम बल नियोजित कर रहा है, लगभग 31% जो श्रमिक सेवा क्षेत्र। देखिए जो इसमें एक डेटा दिया गया जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, द्वितीय क्षेत्र में सिर्फ 24% और तृतीय क्षेत्र में 31% लोग लगे हुए हैं। जिसी का एक डेटा दिया गया है, ये रहा आपके सामने। गांव और शहरों में बताया गया, गांव में 59% और शहर में 6.6%। और प्राथमिक क्षेत्र में जो गांव में लोग लगे हैं वो कितने 59% दिया है और शहर में सिर्फ 6.6। और द्वितीय क्षेत्र में 20.4% और शहरी क्षेत्र में 34.3%। और तृतीय क्षेत्र में जो गांव में लोग लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 29% और शहर में 59%। तो इस डेटा के हिसाब से हमें यह पता चलता है कि जो सेवा क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं शहरों में गांव की तुलना में बहुत अधिक है, कि क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र में ही संलग्न है, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी के अभाव होने के कारण तृतीय क्षेत्र का विकास ज़्यादा नहीं हो पाया। इसलिए जो शहर में जो लोग रह रहे हैं वो तृतीय क्षेत्र में अपना ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, जिस कारण देखिए आपको डेटा दिखाई ही दे रहा है, ये रहा और ये रहा। इस चार्ट को आप 1 से 2 बार देखिए और आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। इस चार्ट में बस यही दिखाया गया है कि किस क्षेत्र में कौन से लोग ज़्यादा लगे हुए हैं और गांव और शहरों के बीच में कंपेयर किया गया है। समृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार। अब हम चलते हैं कि कुछ रोजगार परिवर्तनशील हो रहे हैं, लेकिन परिवर्तनशील का मतलब वो टाइम के हिसाब से बदल रहे हैं। देखिए इस डेटा में यही दिखाया गया, जहां 1972-73 के 1970 के दशक में प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग लगे हुए थे वो 74% लगे हुए थे, वही 93-94 में 64% रह गए और 2017-18 में 44% ही रह गए हैं। तो यह एक डेटा दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह हमारा जो रोजगार है, हमारा रोजगार धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में शिफ्ट होता जा रहा है। और मैं एक डेटा, अब जो करंट डेटा है उसके अनुसार भारत की लगभग 40-45% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ सेवा क्षेत्र में लगी हुई है, जो कहीं 60-70 के टाइम में 74 था प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, वह घटकर सिर्फ और सिर्फ 44% रह गया और सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत आगे बढ़ चुका है। इस डेटा में सिर्फ यही कहा गया है कि किस तरह हमारा जो रोजगार है वो धीरे धीरे परिवर्तनशील हो, यानी परिवर्तन हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र है वहाँ पढ़े लिखे जो हमारी जनरेशन है पढ़ी लिखी है और वो पढ़े लिख कर सेवाएं प्रदान कर रही है, जिससे हमारा जो रोजगार है तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। इसमें भी वही बात कही, वहीं 2011-12 में यह अनुपात घटकर 50% रहेगा। औद्योगिक क्षेत्र के आधार पर श्रम बल का वेतन यह दिखाता है कि श्रम बल कृषि कार्यों से हटकर गैर कृषि कार्यों की ओर बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। जैसे कि आपको वो उसमें इंडेक्स में दिखाया गया था 7.3 में, जहाँ 1972-73 में प्राथमिक क्षेत्र में 74% श्रम बल लगा था, वहीं 2011-12 में घटकर 50% रह गया। ये बस वही है जो मैंने आपको अभी बता दिया। भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकरण क्या है अब पढ़ते हैं। श्रमिकों का अनुपात निरंतर बढ़ रहा है। स्वतंत्रता के बाद विकास योजनाओं का एक ध्येय जन सामान्य के संपूर्ण आजीविका पर प्रबंध, उन्हें विकसित देशों की भांति उच्च जीवन स्तर सुलभ कराई। तो ये अनौपचारिकरण यही है कि किस तरह जो हमारा जो उद्योग बढ़ रहा है तथा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेक्नोलॉजी प्रदान करके, मशीनें प्रदान करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं तथा हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। जिसमें इसमें एक ये बात भी कही गई है, आप
यह भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत के सकल श्रम बल के बहुत छोटे से वर्ग को ही नियमित आय मिल पा रही। सरकार श्रम कानूनों के द्वारा उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ बनाती। यही वर्ग अपने श्रमिक संघों को गठित कर अच्छा, इसमें यह बात कही गई है कि जिस तरह से रोजगार बढ़ रहा है तो जो फैक्ट्री मालिक है, मिल मालिक हैं, वो मजदूरों का शोषण भी कर रहे हैं। इसलिए इन्हीं शोषण को रोकने के लिए तथा उन्हें उनके कार्य, उनके वर्ग के हिसाब से मजदूरी देने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, जिसे हम श्रम कानून कहते हैं। तथा श्रमिकों ने भी अपने खुद के संघ बनाए हैं, जिस कारण वो अपने हक के लिए लड़ सकें। क्योंकि आप आए दिन न्यूज़ में या टीवी पे देखते रहते होंगे कि बहुत से मिल मालिकों और फैक्ट्री मालिकों ने लोगों का शोषण करा था। इसी शोषण से बचने के लिए सरकार ने श्रम कानून का बनाए। इन्हीं को संगठित या असंगठित क्षेत्र भी कहा जाता है। सभी सार्वजनिक क्षेत्रक प्रतिष्ठान तथा 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्रक प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र माने जाते हैं। और यदि किसी भी कंपनी में 10 या 10 से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं तो वह सरकार ने एक कानून बनाया। यदि किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी मिल में कोई 10 या 10 से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं तो उन्हें एक प्रतिष्ठान यानी रेपुटेटेड कंपनी कहा जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा बनाए गए सभी रूल को फॉलो किया जाएगा तथा मजदूरों का शोषण ना हो, उसकी रक्षा की जाएगी। अब तक तो हमने रोजगार पढ़ लिया। अब हम बेरोजगारी पढ़ते हैं कि बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी का सिंपल डेफिनेशन मैं यह बताऊं कि जो लोग कार्य करने के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिल पा रहा है, वो किसी कारण वो कार्य नहीं मिल पा रहा, यानी वो कार्य नहीं कर रहे, वो बेरोजगार हैं। यह क्या कहेगा, जो इंसान कार्य करने के इच्छुक है लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार हैं। जिसमें इसमें कहा भी गया, देखिए आगे मैं आपको बताऊंगा, भी लिखा भी है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े के 3 स्रोत हैं। भारत की जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रोजगार और बेरोजगारी की अवस्था संबंधी रिपोर्ट PLFS की वार्षिक रिपोर्ट के तथा रोजगार के प्रशिक्षण निदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आंकड़े। इसीलिए जो हमारी सरकार है उसने एक रोजगार कार्यालय बनाया है, जिसमें लोगों से यह कहा गया जो लोग बेरोजगार हैं वो एक पोर्टल बना है, इस पोर्टल पे आए और अपना नाम अर्जित करवाएं, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। और इसी कड़ी में सरकार ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य चालू का, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। मनरेगा का कार्य भी यही है कि किसी तरह जो लोग इच्छुक हैं कार्य करने के लिए उन्हें 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाए। भारत में कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री परछन बेरोजगारी कहते हैं। अब परछन बेरोजगारी क्या है, तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारी जो जनसंख्या लगभग 60% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, लेकिन और जो परछन बेरोजगारी है वो सबसे ज़्यादा कृषि कार्यों में ही है। क्योंकि मान लीजिए कि परछन बेरोजगारी किसे कहते हैं, परछन बेरोजगारी उसे कहते हैं, मान लीजिए कि किसी भी कार्य को 2 आदमी कर सकते हैं लेकिन उसी कार्य को करने में 5 लोग लगे हुए हैं, 5 लोग लगे हुए हैं, तो वो जो 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वही परछन बेरोजगारी है, जिसमें हमें यह तो दिखता है कि पब्लिक काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं, हमारी जनसंख्या काम कर रही है, पर उसका जो आउटपुट है वो हमें नहीं मिल पाता है। जो परछन बेरोजगारी का मतलब यही है, छुपी हुई बेरोजगारी। जो हमें दिखता है वो काम, हमें तो दिखता है कि वो कार्य कर रहा है, लेकिन वास्तविक में वो कार्य 2 लोगों का ही लेकिन 5 लोगों से कर रहा है, लेकिन उससे 5 लोगों का आउटपुट हमें नहीं मिल पा रहा। उसे हम परछन बेरोजगारी यानी छुपी हुई बेरोजगारी करते हैं। और जो
जो प्रचंड बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। इसमें सिर्फ यही बात कहे सरकार और रोजगार सृजन। अब सरकार द्वारा अब हम यह पढ़ लेते हैं कि सरकार ने क्या क्या उपाय करे हैं लोगों को रोजगार देने के लिए। हाल ही में भारत की संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिससे अभी मैंने मनरेगा के बारे में बताया था, यह देश के ग्रामीण परिवार के सदस्यों को कुल अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने को 100 दिन की दिहाड़ी उपलब्ध कराने की गारंटी दी है। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा स्कीम चलाया है मनरेगा, जिसके तहत जो लोग कार्य के इच्छुक हैं उन्हें 100 दिन का रोजगार सरकार प्रदान करवाएगी। और सरकार ने बहुत सारी नौकरियां भी निकालती है टाइम पे, जैसे रेलवे की वैकेंसी, किसी भी चीज़ की सरकारी नौकरी की वैकेंसी। और सरकार बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर दिया था। 1991 आपने इसी बुक के तीसरे या चौथे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा 91 की जो हमारी व्यापारिक नीति थी, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। उसके तहत बाहर की सभी कंपनियों को भारत में आके कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करा, जिससे भारत में FDI आएगा तथा भारत के सभी लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ये भारत सरकार के द्वारा किए गए बहुत सारे कार्य हैं। तो देखिए दोस्तों, यह चैप्टर यहाँ पे अब समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, बहुत छोटा सा। इस सबसे पहले हमने पढ़ा कि रोजगार क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि श्रमिक क्या होते हैं, और फिर हमने ये पढ़ा कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, और फिर हमने पढ़ा कि हमारा GDP क्या होता है। फिर हमने कुछ डेटा देखा कि कितने %, फिर हमने ये पढ़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र के प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। फिर हमने ये पढ़ा कि कितने % लोग किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और फिर हमने लास्ट में यह पढ़ा कि भारत सरकार अपने जनसंख्या अपने लोगों को रोजगार देने के लिए क्या क्या कार्य कर रही है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया। तो बेसिकली इस चैप्टर का जो पूरा निष्कर्ष है यह यही कहता है कि किस तरह से हम अपने रोजगार करके, अपना कार्य करके, अपनी आर्थिक क्रियाएं करके अपने देश का भी विकास कर सकते हैं तथा अपने फैमिली का भी विकास कर सकते हैं। तो निष्कर्ष भी हम पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष में यही बातें कही गई है। भारत के श्रमबल संरचना पर परिवर्तन आ चुका है। सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो रहा है। सेवा क्षेत्र का विस्तार तथा इसमें नई प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव के कारण अब लघु उद्योग तथा कुछ विशिष्ट श्रमिक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में टिक सकते हैं। इसमें देखिए, अभी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ज़्यादा जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी थी, लेकिन वहाँ की जनसंख्या अब तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में शिफ्ट हो रही है। तथा भारत सरकार ने भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं जिससे सभी लोगों को रोजगार मिल सके, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मनरेगा तथा FDI, यानी बाहर की कंपनियों को अपने देश में आकर व्यापार करना तथा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये इसका जो क्विक रिवीजन यही है कि किस तरह से भारत में सभी लोगों को रोजगार मिल सके तथा भारत का आर्थिक विकास हो सके। अब ये पुनर्वर्तन, ये जो देखिए ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पुनर्वर्तन, ये आपकी किताब में होगा, इसे आपको खुद पढ़ना है। आप ये समझ लीजिए ये पूरे इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन है, एक निचोड़ है। अगर आप इस वीडियो को देखिए 1 से 2 बार, उसके बाद इस पूरे पुनर्वर्तन को 1 से 2 बार पढ़िए, आपको पूरा चैप्टर माइंड में बिल्कुल छप जाएगा एज इट इज। फिर आपको इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप VVI लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने के बाद इसे 2 बार कम से कम पढ़ें, जिससे आपको पूरा क्विक रिवीजन हो सके। और फिर हम चलिए कुछ क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। देखिए, अभी ये श्रमिक किसे कहते हैं आपको अभी मैंने बताया था। श्रमिक
किसी भी आर्थिक क्रिया में लगे हुए लोगों को हम शार्मिक कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं आपको निशान लगवा देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कि ये इम्पोर्टेंट है। सामूहिक जनसंख्या अनुपात की परिभाषा दी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये एक डेटा दिया गया है। तो ये इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, या आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। यदि इस सबसे पहले इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, उसके बाद वो जो मैंने आपको VVI लिखवाया था उसे पढ़िए, उसके बाद ये सभी क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश कीजिए। और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर कम से कम 100 से 150 शब्दों में लिखिए, ताकि आपके माइंड में पूरी क्लियरिटी हो जाए। यदि और इसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। हम आपकी सभी समस्या, सभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और यह सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो को जब भी शेयर करें जब ये आपको अच्छा लगे। यदि अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।